तो आइए बच्चों, आज हम समझते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का, जो हमारा टॉपिक का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और इसमें हम समझेंगे बांग्लादेश के बारे में, और बांग्लादेश का दक्षिण एशिया में क्या स्थान है, उसमें क्या क्या बदलाव हुए समय के हिसाब से, बांग्लादेश कैसे बना, ठीक है, उस सब के बारे में जानते हैं। आइए समझते हैं बांग्लादेश के बारे में। 1947 से 1971 तक ये पाकिस्तान का अंत, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ये जाना जाता था, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश बना, पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पश्चिम और पूर्व दो तरफ पाकिस्तान बना था। पश्चिम में उर्दू का दबदबा था, पूर्वी में बंगाली भाषा का। बंगाली मूल के लोगों पर क्या हुआ था 1970, मतलब जो है जब आजाद हुआ पाकिस्तान, तो तब से ही यहाँ पर क्या था, उर्दू का क्या नाम है, उर्दू भाषा को लादी जा रही थी या थोपी जा रही थी जबरदस्ती। और इसका राजनीतिक सत्ता की मांग जो है पूर्वी पाकिस्तान वालों ने कैसे उठाई कि हमें पूरा का पूरा, हमें अपना खुद का अधिकार दो, हमें हमें अपने क्षेत्र पर अधिकार है कि यहाँ पर हम बंगाली भाषा को लाएंगे या उर्दू भाषा को लाएंगे। ये सारी चीजों की यहाँ पर मांग उठाई गई, ठीक है। राजनीतिक सत्ता की मांग पूर्वी पाकिस्तान ने उठाई, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने बंगाली भाषा की मांग उठा दी थी, ठीक है। बंगाली भाषा को हमें ग्रहण करना है और उर्दू भाषा को हमें नहीं अपनाना है। शेख मुजीब ने पश्चिम पाकिस्तान के जन प्रभुत्व का विरोध किया, ठीक है। जो वहां से लोगों का जो बवंडर छूट रहा था किसको लेके कि उर्दू लो, उर्दू पकड़ो, तो शेख मुजीब उर रहमान जो अवामी लीग के थे पूर्वी पाकिस्तान के, उन्होंने क्या करा, पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध करना चालू कर दिया। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग के तहत क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में जीत हासिल करी, और ये जीत पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को खलबली मचा देने वाली थी और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो खुश नहीं थी सरकार। शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए जबरन वहां पर जाकर गिरफ्तार कर लिया सैनिकों ने, और जनरल याहिया खान ने सैनिक शासन वहां पर लगा दिया, और सैनिक शासन की वजह से हजारों लोग मारे गए, और जिसकी वजह से लोग भाग भाग कर कहाँ रहे थे, पश्चिम बंगाल, मतलब जो मतलब बांग्लादेश से भारत की तरफ एंट्री ले रहे थे, और जिसकी वजह से शरणार्थियों की समस्या बढ़ रही थी। 80 लाख लोग, ऐसा बोला जा रहा था कि उस तरफ से इस तरफ आने लग गए, जिसकी वजह से भारत ने भी वित्तीय रूप से, पैसों के रूप से, फाइनेंशियली, और आप देखोगे सिक्योरिटी पर्पज से, सैन्य रूप से क्या करा, पूर्वी पाकिस्तान की मदद करी। और पूर्वी पाकिस्तान का मदद करने की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, है ना, पश्चिमी पाकिस्तान को, और पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा, और यहाँ का नाम बदलकर इसका नाम बदल दिया गया, बांग्लादेश रख दिया गया। बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में। बांग्लादेश ने अपना एक संविधान बनाया जिसमें उसने धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी शब्द को अपनाकर और उसे समाजवादी देश घोषित कर दिया, ठीक है, और लोकतांत्रिक देश और धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया, ठीक है। इन सारी विचारधाराओं को अपनाया। 1975 में इसने अपने संविधान में संशोधन करा, और शेख मुजीबुर रहमान ने क्या करा, सभी पार्टियों को क्या करा, अवामी लीग के अलावा सभी पार्टियों को क्या करा, खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जिया उर रहमान शासन में आए, उन्होंने सैनिक शासन लगा दिया, और सैनिक शासन लगाने के बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी का गठन हुआ। 1979 में क्या हुआ, ये यहाँ पर जीत गई। उसके बाद HM इरशाद आए, उन्होंने भी यहाँ पर सैनिक शासन लगा दिया। उसके बाद एक 5 साल के लिए खुद को यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया। फिर जनता ने आगे चलकर यहाँ पर विरोध किया, लोकतंत्र कायम हुआ। इसका मतलब 1991 में क्या हुआ कि यहाँ पर लोकतंत्र कायम हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ में कैसे संबंध है। सबसे पहले पाकिस्तान, हमारा बहुत प्यारा सा मित्र, बहुत प्यारा सा इंसानों वाला देश, है ना। अब हम इसमें जानेंगे कौन कौन से दिक्कतें हैं, कौन कौन से हम इस पे सहयोग वाले चीजों पर काम कर रहे हैं। संक्रिक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर और कश्मीर मामले पर दोनों के बीच में हमेशा तनातनी बनी रहती है, विवाद बना रहता है। दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे को क्या करती रहती है, विरोध करती रहती है। आतंकवादी मुद्दा भड़काने का आरोप पाकिस्तान पर लगता रहता है भारत की तरफ से। ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो कई बार भारत में पूर्वी क्षेत्रों की तरफ से बांग्लादेश और नेपाल के पास से क्या करती है, मतलब एंटर करने की कोशिश करती है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करती रहती है, भारत के बारे में जानने की कोशिश करती रहती है। भारत पाकिस्तान का ये मानना है, यह आरोप लगाया जाता है कि सिंध और जो इसका बलूचिस्तान का जो हिस्सा है
वहाँ पर समस्या को भड़काने या कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न करने का मुख्य श्रेय जाता है भारत को, ऐसा पाकिस्तान बोलती है। फिर अब सहयोग वाला क्षेत्र, 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल समझौता मतलब क्या किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। करतारपुर कॉरिडोर मतलब गलियारा जो था उसे खोला गया, जिसकी वजह से क्या हो सके, दोनों के बीच में संबंध मधुर हो सके, ऐसी उम्मीद की गई है। बाकी देखते हैं। तो शुरू करते हैं भारत और नेपाल के बीच में मधुर संबंध को। भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय संधि हो रखी है, जिसमें नागरिकों चाहे समान हो दोनों के आवाजाही की मतलब आना और जाना की अनुमति दे रखी है। बिना पासपोर्ट के दोनों देश में जाया जा सकता है, मतलब नेपाल वाले भारत आ सकते हैं और भारत वाले नेपाल की तरफ में जा सकते हैं। भारत नेपाल को आपदा प्रबंधन के साथ साथ में टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी और मानवीय सहायता दोनों ही देता है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में विवाद के क्या कारण है। ठीक है, एक तो चीन के साथ में नेपाल की दोस्ती बढ़ रही है, जिसकी वजह से भारत को दिक्कत है, भारत के संबंध कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेपाल जो है भारत जैसे में आतंकवादी कोई संगठन घुस गया, कुछ हो गया, तो नेपाल उसमें कुछ फालतू बोलता नहीं है ना। तो भारत को कई बार बुरा लगता है कि भैया मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हो। आप किसी की मदद करते हो, मदद नहीं कर सकते हो, तो कम से कम उसके लिए खड्डा भी मत खोदो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर है जिसकी वजह से नेपाल के साथ में गड़बड़ी चलती है। नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, मतलब स्थलबद्ध, मतलब चारों तरफ से उसके पास में स्थल है, उसका खुद का समुद्र नहीं है। और भारत के पास में समुद्र है, पतन है, जिसके वजह से नेपाल का मानना है कि वो अपने पतन से हमारे को व्यापार करने नहीं देता, क्योंकि इसके पास में खुद का समुद्र ही नहीं है और अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करता है भारत, ऐसा नेपाल का कहना है। नेपाल का मानना है कि भारत नेपाल की नदी एवं पन बिजली पर क्या करता है, नजर गड़ाए हुए है। कहीं ना कहीं भारत जो है नेपाल की नदी और जल एवं पन बिजली पर नजर गड़ाए हुए है। तो बच्चों हम जानेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न होने के कारण क्या रहे। सबसे पहला तो यहाँ पर सेना का, धर्मगुरु का और भूस्वामियों का क्या रहता है, बार बार हस्तक्षेप रहता है, शासन में दबदबा रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के साथ में इसकी तनातनी रहती है। ठीक है, इसकी वजह से डिस्टर्ब रहता है। जो इंसान दूसरों को ज्यादा परेशान करेगा वो क्या रहता है, खुद ही ज्यादा परेशान होता रहता है, क्योंकि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे बेटा, हम उसमें खुद ही गिर जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान हमारे लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद ही गिरता है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे वो खुद ही उसमें गिर जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय समर्थन का अभाव, कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे कोई ज्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या करता है, दूसरों के आगे रोता रहता है, और जब दूसरों के आगे हम ज्यादा रोते हैं तो उससे हमारा अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि लोग हमारी कमजोरी पकड़ लेते हैं और पाकिस्तान की कमजोरी पकड़ चुके हैं लोग, इसलिए इन्हें गधे बेचने पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अमेरिका तथा चीन का क्या है, यहाँ पर हस्तक्षेप ज्यादा रहा है और इसके वजह से यहाँ पर सैनिक शासन रहा है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, एक तरफ तो कि पाकिस्तान में क्या है, लोकतंत्र का अभाव होने का कारण है। दूसरी तरफ बच्चों हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा मजबूती से कायम रहता भी क्यों है, बार बार लोकतंत्र क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र और साहसी प्रेस है जो सवाल जवाब सरकार से करती है, शासन से करती है, और मानव अधिकार का यहाँ कहीं ना कहीं उल्लंघन होने पर ध्यान रखा जाता है। मानव अधिकारों का की बातों का, मानव अधिकारों का सख्ती से पालन किया जाता है कहीं ना कहीं, इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र कायम रहता है और कई बार शायनिक शासन आने का भी कारण हम जान चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे नेपाल के बारे में कि नेपाल में यहाँ राजतंत्र था या लोकतंत्र रहा। आपको पता है कि नेपाल में एक लंबे समय तक राजतंत्र का क्या रहा था, शासन रहा था। ठीक है बच्चों, नेपाल में लंबे समय तक क्या रहा था, राजतंत्र का शासन रहा था, राजा का शासन रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि आगे चलकर नेपाल में राजा और जो लोकतंत्र के समर्थक थे लोग, और जो माओ की विचारधारा से प्रभावित थे, जो चीन के क्रांतिकारी थे, साम्यवादी मतलब जो साम्यवादी शासन को लाने वाले थे माओ, ठीक है, उसके समर्थक थे। वो चाहते थे माओवादी विचारधारा को अपनाया जाए नेपाल में। ठीक है, क्योंकि नेपाल कहीं ना कहीं चीन के बगल में, तो उसका माओ के विचार का तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे संगत में रहोगे वैसा ही आपका रंग हो जाएगा, जैसे तालाब में रहोगे वैसे ही वैसे ही मछलियों को गुनाएंगे, मतलब जैसा आप दोस्त बनाना चाहोगे वैसे ही आपके और आगे दोस्त बनते चले जाएंगे, चैन चलती जाएगी। तो आज का सीखा हुआ अच्छा ज्ञान आपके लिए आगे तक के लिए काम करेगा। ठीक है बेटा, तो ठीक है,
तो क्योंकि हमने बोला ही है कि अगर आपको क्या करना है जीवन में, तेज गति से विकास करना है, तो बाज की क्वालिटी को अपनाना पड़ेगा, बाज की तरह ऊंचा उड़ना पड़ेगा, नीचे वाले की चिंता नहीं करनी है, आपको ऊंचाई तक जाना है। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं और मोटिवेशन के साथ में। 1990 में राजा ने क्या करा, लोकतांत्रिक संविधान की मांग की। ठीक है, लोकतांत्रिक संविधान यहाँ पर आ गया। 2006 में यहाँ पर संवैधानिक मतलब जो था लोकतंत्र था। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, 2008 में लोकतंत्र की पूर्ण रूप से बहाली कर दी गई और 2015 में यहाँ पर क्या हुआ, नेपाल में नया संविधान बनाया गया था। ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं कि मालदीव में सल्तनत का शासन कब तक रहा और लोकतंत्र कैसे कायम हुआ। 1968 तक यहाँ पर क्या था, सल्तनत था, मतलब राजा महाराजाओं का ही शासन काल था। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1968 में से गणतंत्र घोषित कर दिए गए। मतलब गणतंत्र का मतलब आपको और नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, चलो थोड़ा समझा देते हैं। गणतंत्र एक ऐसा शासन मतलब जो है सिस्टम होता है जिसमें छोटा से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़े पोस्ट तक जा सकता है मेहनत करके। ठीक है, वो गणतंत्र का हिस्सा है, हम सभी गणतंत्र का हिस्सा है। हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, 1950 से ही मनाया जाता है। और इसके साथ साथ में शासन के 3 तरीकों में से अध्यक्षात्मक प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति का रोल इम्पोर्टेंट होता है, वही देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है। फिर 2005 के बाद बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय मतलब बहुत सारे दलों को मान्यता दे दी गई संसद के द्वारा इसके, और वहाँ मतदान के माध्यम से इसका पास किया गया है बिल। यहाँ पर MDP नाम मतलब मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या है, दबदबा है, देश की राजनीति पे कहीं ना कहीं प्रभुत्व दिखाई देता है। और 2005 के बाद यहाँ पर क्या हुआ बेटा, लोकतंत्र मजबूत हुआ जब यहाँ पर विपक्षी दलों को क्या किया गया, मान्यता दी गई। ठीक है, तो हम जानेंगे कि भूटान में संवैधानिक राजतंत्र कैसे आया। ठीक है, आपको पता है कि 2008 में क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पर क्या हुआ, उभरा भूटान में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, राजा के नेतृत्व में यहाँ पर बहुदलीय लोकतंत्र की लोकतंत्र उभर कर सामने आया। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है भूटान के बारे में। ठीक, और भूटान खुशहाल देश है। यहाँ पर जैसे मतलब आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को दिखाते हैं, यहाँ पर प्रसन्नता मतलब प्रसन्नता के मामले में इसका जो है प्रसन्नता सूचकांक मतलब खुशहाली सूचकांक को यहाँ पर दर्शाया जाता है, और इसमें काफ़ी आगे है भूटान। ठीक है, छोटा सा देश है लेकिन खुशहाली में हमसे काफ़ी आगे, खुश रहने वाले देशों में से। ठीक, उसके बाद आ जाता है बेटा श्रीलंका में जातीय संघर्ष। आपको पता है श्रीलंका में 2 जो है जातियों के बीच में संघर्ष रहा है। एक है हमारा क्या नाम है तमिल, और एक है सेंडी। सेंडी वहाँ पर बहुसंख्यक है, और बहुसंख्यकों का अक्सर अल्पसंख्यकों पर क्या होता है, कहीं ना कहीं दबदबा रहता है। 1948 में ब्रिटिश से आज़ाद हुआ। इसका पुराना नाम था श्रीलंका का सिलोन। यहाँ पर सीनी बहुसंख्यक है, और यहाँ पर जो इनका राजधर्म है, राष्ट्र धर्म है कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म की मान्यता अधिक है। यहाँ का जो बाद में तमिलों का जो उग्रवादी एक संगठन बन गया जिसका नाम था लिट्टे। क्या नाम था बेटा, लिट्टे नाम था। लिट्टे की आप फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भारत ने इसके मामले, क्योंकि तमिलों का मामला था, तमिलनाडु में तमिल लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसने क्या करा, शांति सेना यहाँ भेज दी, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर भागीदारी करी श्रीलंका के मामले में। फिर श्रीलंका से बिना लक्ष्य की प्राप्ति करे 89 में शांति सेना को वापस बुला लिया। 2009 में क्या हुआ, लिट्टे का जो खात्मा कर दिया गया, और जो सशस्त्र संघर्ष था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया श्रीलंका से। फिर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने वाला नंबर 1 देशों में से एक है श्रीलंका की, एक खासियत भी है। और श्रीलंका की ये भी खासियत है कि दक्षिण एशिया के देश में तेज गति से अपना मतलब जो है ग्रोथ कर रहा है, और साथ ही साथ में इसने अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले खोला था। उदारीकरण की नीति को सबसे पहले इसने ही अपनाया था दक्षिण एशिया के देश में, श्रीलंका में। ठीक है, नहीं अपनाया था दक्षिण एशिया के देश में, श्रीलंका में। ठीक है बच्चा, आई होप बच्चों आपको मेरा ये सारा समझाया हुआ टॉपिक समझ में आया हो, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार से क्या नाम है बहुत ही अच्छे से मुझे सपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी टॉपिक पर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, और पॉल साइंस को बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाता रहूँगा ट्रिक के माध्यम से, और आप भी ट्रिक बनाइए घर पे बैठ के, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।